जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अर्थात ऋण पत्रों का शोधन कैसे किया जाता है, उसकी बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। कितने तरीके से किया जा सकता है, कितने मेथड हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है और किसके द्वारा नहीं बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, कब नहीं बनाया जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं जब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंकिंग फंड मेथड की। और देखिए, जब भी हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, एक्चुअली बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जहां से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी 75 क्वेश्चन के आंसर उनको देने होते हैं, मतलब बच्चों को। लेकिन जब हम बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो वहां पर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तब शेयर या फिर डिबेंचर दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर शेयर का क्वेश्चन नहीं आता है तो डिबेंचर्स का क्वेश्चन आता है, और अगर डिबेंचर का क्वेश्चन आया तो डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड ही पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण मेथड है ये जब हम डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड की बात करते हैं तब। एक्चुअली डिविजिबल प्रॉफिट मेथड की जब बात करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट से जब हम रिडेम्पशन की बात करते हैं तो 3 मेथड आते हैं, या तो डीआरआर वाला होता है, या तो सिंकिंग फंड मेथड होता है, या तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होता है। तो उसी सीरीज में मैं आज सिंकिंग फंड मेथड की बात करने वाला हूं। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में बताऊंगा नहीं, हाँ इसी के आधार पर बता दूंगा कि समझा दूंगा कि कैसे उसको कर सकते हैं। सिंकिंग फंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, इनकम टैक्स से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि आपके लिए ये वीडियोस महत्वपूर्ण हैं या आपके किसी साथी, सहयोगी, सहपाठी के लिए महत्वपूर्ण हैं तो उन तक इसको शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त, उन तक इसको पहुंचा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है। एक कंपनी है जो 1 अप्रैल 2011 को अपने 2 लाख रुपए के 10% डिबेंचर्स को इशू करती है, जिनका रिडेम्पशन आफ्टर 4 ईयर्स करना है, वो भी 10% प्रीमियम पर करना है। अर्थात कंपनी 4 वर्ष के बाद रिडीम करने के लिए अपने 10% वाले 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स का निर्गमन करती है, जो कि 10% प्रीमियम पर शोधनीय होंगे, जो कि 5% प्रीमियम पर शोधनीय होंगे। 2 लाख रुपए का 5% पर शोधनीय होंगे। क्वेश्चन में यह भी बताया जा रहा है कि अगर 4% इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज में इसको इन्वेस्ट किया जाए तो 0.235490 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इन्वेस्ट किया जाए 4 वर्ष के लिए 4% की दर पर, तो ये 1 रुपया बन जाने के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले बात आती है, क्वेश्चन आपने देख ही लिया बोर्ड पर, सबसे पहले बात आती है कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इन क्वेश्चन में भैया होता क्या है, पहले से डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड समझ लो। होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर जब हम 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स की बात करेंगे और इस पर 10,000 रुपए का प्रीमियम देना है 5% की दर से, तो 2,10,000 रुपए का हमको पेमेंट करना है। अब एक ऐसा तरीका हो सकता था कि कंपनी क्या करती है, अपने पास 52,500 रुपए प्रत्येक वर्ष निकाल के एक खाते में डालती जाती। 4 वर्ष के बाद में ये 52,500 इंटू 4 कर लेते तो 2,10,000 रुपए हो जाता, और वो रुपए उठाकर किसी को पेमेंट कर दिया जाए, जिसको पेमेंट करना है उसको। लेकिन यहाँ पर एक चीज का लॉस होगा, वो लॉस होगा इंटरेस्ट का। और यहां पर दूसरा लॉस होगा आपकी कैपिटल ब्लॉक का, क्योंकि कैपिटल आपकी ब्लॉक पड़ी रहेगी। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष जब ट्रांसफर कर पाओगे तब पेमेंट करोगे, तो कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। इस हानि से बचने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसी को डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड कहते हैं। यहां पर एक वैल्यू पहले से एस्टिमेट कर ली जाती है कि इतने रुपए अगर मुझको इतने वर्ष के बाद में चाहिए तो कितने % इंटरेस्ट के रेट पर मैं इसको विनियोजित करूं कि मुझे इतना रुपया उतने समय के बाद में मिल जाए। तो जितनी वैल्यू मुझे चाहिए होती है उससे कुछ कम वैल्यू मुझे ट्रांसफर करनी पड़ती है, और बाकी इंटरेस्ट से मिला करके उतना पैसा हमारे पास आ जाता है, जिससे हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, जो मनी है उसकी मोबिलिटी बनी रहती है, मतलब कहीं हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी उसको फिर कहीं री इन्वेस्ट करेगा, तो उसकी मोबिलिटी जो है, वो गतिशीलता जो है वो बनी रहती है। दूसरी है कि हमको इंटरेस्ट का बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट भैया जिससे हमने लिया उसको तो हमें देना ही पड़ेगा। कंपनी के पास कैपिटल खुद की थोड़े है, वो या तो शेयर होल्डर से लाई है या तो डेट होल्डर से लाई है, तो उनको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तुम कमा पाओ चाहे ना कमा पाओ। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है कि आप भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और मैं अकाउंट के साथ साथ आपको एंट्री बताता हुआ चलूंगा कि कैसे एंट्रीज भी करी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपकी, रिडीमेबल प्रेफरेंस नहीं, डिबेंचर्स हैं, जो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं आपके वो हैं 2 लाख रुपए के। कितने हैं? 2 लाख रुपए के।
इस पर जो प्रीमियम देनी है आपको वो कितनी देनी है, 5% की दर से आपको कितना प्रीमियम देना है, 10,000 का। ओके, तो कुल मिलाकर आपको पेमेंट कितना करना है, 2,10,000 रुपए का पेमेंट आपको करना है। अब बात आती है कि कैसे हम वो वैल्यू डिटरमाइन करें, निर्धारित करें कि हमें कितना रुपया ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए आपको एक एन्युटी टेबल होती है, वार्षिकी तालिका, उसमें वैल्यू दे रखी होती है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी जाएगी कि इतना रुपया ट्रांसफर करो तो इतना रुपया आपके पास आ जाएगा। नहीं हो तो हम इसको एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई दे देंगे। तो हमारे पास में ये कितनी है एन्युटी वैल्यू, ये वैल्यू हमको दी गई है। क्या बताया गया कि अगर इतना रुपया हम लगातार विनियोजित करते रहें 4% वाली सिक्योरिटीज में, तो 4 वर्ष बाद हमको 1 रुपया मिल जाएगा इतने रुपए के विनियोग करने पर। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना रुपया आपको पीएल अकाउंट से चाहिए होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 49,453, 49,453। इतना रुपया अगर आप 4 वर्ष तक लगातार ट्रांसफर करते रहे 4% इंटरेस्ट रेट पर, तो आपको 4 वर्ष के बाद में आपके पास में 2 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को भैया सॉल्व किया जाएगा। तो पर ईयर ट्रांसफर करने वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो आई है 49,453 रुपए प्रत्येक वर्ष जो ट्रांसफर किए जाएंगे सरप्लस अकाउंट से। तो देखो ये 1 अप्रैल को इशू किए गए थे शेयर, तो ये जो वैल्यू ट्रांसफर करी जाती है वो एंड ऑफ द ईयर की जाती है। तो अगर हम अप्रैल से आगे बढ़ेंगे तो डेट आ जाएगी हमारी 2012, क्योंकि हम लोगों ने 1 अप्रैल 2011 को डिबेंचर्स इशू किए थे। तो अप्रैल के बाद में क्या आ जाएगी, मार्च 31। कौन सी डेट आ जाएगी, मार्च 31। यहां लिखेंगे बाई सरप्लस अकाउंट 49,453 रुपए। अब जब यहां सरप्लस लिखा है तो जर्नल एंट्री आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एंट्री क्या हुई होगी, इसके लिए ये जो ऊपर नाम लिखा है वो क्रेडिट हुआ होगा और ये नाम डेबिट हुआ होगा, तभी यहां पर पोस्टिंग हुई है। तो एंट्री होती है जब भी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में पैसा ट्रांसफर किया जाता है आउट ऑफ सरप्लस अकाउंट, तो एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। अब देखो यहां पर अकाउंटिंग का भी रूल सेटिस्फाई है और पोस्टिंग का भी रूल सेटिस्फाई है। एंट्री क्या होती है, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। अब चूंकि ये क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट पोस्टिंग होती है, बाय सरप्लस अकाउंट लिखा जाता है। अब उसके बाद यहां तो कुछ आएगा नहीं, तो मार्च 31 को ही यहां पर हमारा बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, कितना 49,453 रुपया। कितना 49,453। ये फर्स्ट ईयर का हमारा अकाउंट क्लोज हो गया 49,453 रुपए से, ठीक है ना। 49,453 रुपए से फर्स्ट ईयर का अकाउंट क्लोज। अब देखो बैलेंस यहां पर कैरी डाउन है, तो यहां पर इसको लेके आएंगे 2012 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी, कितना 49,453 रुपए। अब यहां इंटरेस्ट लगेगा, कब इंटरेस्ट लगेगा, तो 2013 मार्च 31 में इंटरेस्ट लगेगा। जब इंटरेस्ट लगेगा तो एंट्री क्या होगी, जब इंटरेस्ट लगेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट। यहां पर हम लोग लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हमको मिलेगा। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ओके, अब बात आती है कि हम लोग ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इंटरेस्ट कितना मिला। तो इंटरेस्ट सीधी सी बात है, देखो 49,453 रुपए आपने लगाया है, इस पर 4% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ 2 के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तियां 12, 4 पंचे 20, 1 21, 4 चक्कू 16 और 1 16 और 2 18, 4 नाम 36 और 1 37, 4 चक्कू 16 और 3 19, 1978 रुपए 12 पैसे। कितना आएगा, 1978 रुपए 12 पैसे। अभी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूं, आपके पास तो कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहां पर 1978 रुपए हम लेंगे, 12 पैसे को छोड़ देंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें लास्ट में कुछ एडजस्ट वैसे भी करना पड़ेगा, तो 1-2 पैसा ज्यादा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1978 रुपए हमको इंटरेस्ट मिलेगा, हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, कितना 1978 रुपए। ओके, फिर से इसी सेम डेट में हम लोग सरप्लस अकाउंट से वो वैल्यू जो ट्रांसफर करते थे वो तो ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे, तो बाई फिर सरप्लस अकाउंट 49,453 रुपए। अब यहां का टोटल करिए, कितना आएगा 3 3 6 6 और 8 6 14, 7 5 12 और 5 17, 1 18, 4 4 8,
8 1 9, 9 9 18, हासिल आ गया है 1, 9 9 18 1 19 और 1 20, हासिल आ गया है हमारा 2, 4 4 8 और 2 10, 1,08,84 रुपये। कितना आ गया? 1,08,84 रुपये। तो इसी को हम यहां पर ले आएंगे, 1,08,84 रुपये। अब यहां पर आप बैलेंस निकाल दीजिए, 2013 मार्च 31 टू बैलेंस CD 1,08,84 रुपये। ओके, अब ये हमारा वर्ष 2 वर्ष का कंप्लीट हो गया, तो यहां पर हम लोग आ गए 2013 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD कितना है? 1,08,84 रुपये। वही हमने यहां पर ले लिया, 1,08,84 रुपये। अब इसके ऊपर 2014 मार्च 31 को लगेगा इंटरेस्ट बाई बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट किस वैल्यू पर लगेगा? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब वैल्यू वैल्यू हमारी ऐड होती जाएगी तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो इस बार इस वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा। कितना आएगा? इंटू 4/100, मल्टीप्लाई दे दो, कितना आएगा? 4 चक्कू 16, 4 8 32 और 3 4 4 8 32 1 33, 4 8 32 और 3 35, यहां पर 3 4 0 0 और 4 1 4, 4,035 रुपये 36 पैसे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,035 रुपये 36 पैसे आ जाएगा। तो 36 पैसे को हम फिर से हटा देते हैं, राउंड ऑफ करके इसको 4,035 रुपये हम लोग ले लेते हैं। कितना? 4,035 रुपये। फिर से सेम डेट में यहां पर सरप्लस अकाउंट की वैल्यू फिर से ट्रांसफर करी जाएगी। तो बाय सरप्लस अकाउंट कितना? सेम वैल्यू जितनी हम कर रहे थे, 49,453 रुपये। अब इसका फिर से टोटल कर लीजिए, कितना आएगा? तो 4 3 7 5 12, हासिल आ गया है आपका 1, 5 3 8 8 16 1 17, हासिल आ गया 1, 8 4 12 1 13, हासिल आ गया 1, 9 4 13 1 14, हासिल आ गया 1, 4 और 1 5, और यहाँ पर 1,54,372 रुपये। वही वैल्यू हम लोग फिर से यहाँ पर ले आएंगे, 1,54,372 रुपये, 1,54,372 रुपये। ये वर्ष हो गया हमारा 2014 मार्च 31 टू बैलेंस CD 1,54,372 रुपये। ओके, 3 वर्ष का अकाउंट। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से, सरलता पूर्वक समझ में आ गया होगा। वर्ष हमारा आ गया 2015, जिस वर्ष में हम ये रिडेम्पशन करने वाले हैं, अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD कितना? 1,54,372 रुपये, 1,54,372 रुपये। ओके, इस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा 2016 में मार्च 31 को बाई बैंक अकाउंट, और अब की इंटरेस्ट किस पर लगेगा? तो इस वैल्यू पर लगेगा, 1,54,372 रुपये पर। तो चलो इसका वैल्यू निकाल के देखो, 1,54,372 गुणे 4/100, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, दशमलव यहां पे आ गया, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 तियां 12 और 2 14, 4 चक्कू 16 और 1 17, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 1 4 और 2 6, 6,174 रुपया 88 पैसा। तो 88 पैसे को हम लोग राउंड अप करके पूरा 75 रुपया बना लेंगे इस बार। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6,175 रुपया। कितना? 6,175 रुपया इंटरेस्ट मिल गया। सरप्लस वैल्यू हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वो करते ही रहेंगे, तो मतलब इस बार भी ट्रांसफर करेंगे बाई सरप्लस अकाउंट। कितना? तो 49,453 रुपये। ओके, बात क्लियर है। तो 2 लाख रुपए ठीक हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पर? जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो यहां पर आ जाइए, अब 2016 मार्च 31
और इससे पहले आप एक बात और देखिए, जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था कि 2 लाख रुपए के 10% डिबेंचर्स हैं जिनको 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है। तो जब भी कभी प्रीमियम पर रिडेम्पशन होता है तो ठीक उतना ही लॉस होता है। इसको कहते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स को 2,10,000 पर रिडीम करेंगे तो यहां पर 10,000 रुपए का लॉस होगा। जब लॉस होगा तो एंट्री यहां पर क्या पोस्ट होगी, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये कितना आएगा, 10,000। फिर मार्च 31 को ही यहां की वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाती है जर्नल रिजर्व में, टू जर्नल रिजर्व 2 लाख रुपए। कितना, 2 लाख रुपए। तो ये अकाउंट हमारा इतना बन चुका है। अब इसके बाद में हमको बनाना होगा डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और उस अकाउंट को बनाने के बाद में एक वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी, या तो प्रॉफिट की या तो लॉस की। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी, अगर प्रॉफिट आया तो उसको भी यहाँ पर, यहाँ वो वैल्यू वहां उस अकाउंट की इस अकाउंट को भी प्रभावित करती है। तो अब जब हम वो वाला अकाउंट बना लेंगे तब देखेंगे मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है और उसको पोस्ट कहाँ किया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं अगला अकाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और उसकी वैल्यू को यहाँ पर कैसे पोस्ट किया जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को हमें लास्ट ईयर में ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। जब हम उस अकाउंट को क्लियर कर लेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, तो लास्ट में कुछ वैल्यू निकल के आएगी और उस वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो वो आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जिसमें हम लोग देखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जब हम लोग बात डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट की करेंगे, अर्थात यहाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकाल करके इन्वेस्ट किया जाता है। कहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब एंट्री क्या करेंगे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसको डेबिट कर लेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, इन्वेस्ट करोगे क्या, प्रॉफिट को दिखने वाली चीज है, क्या इन्वेस्ट करोगे, बैंक अकाउंट। बैंक अर्थात पैसा आपके पास से जाएगा। तो एंट्री क्या होगी कंप्लीट आपकी, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एंट्री में डेबिट क्या हुआ, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो पोस्टिंग किधर होनी चाहिए, डेबिट साइड में होनी चाहिए। लिखेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट। तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे, देखो 1 अप्रैल 2011 को ये डिबेंचर इशू किए गए थे, इसलिए यहां पर डेट होगी 2012 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना, 49,453 रुपए। वही वाली वैल्यू जो हम सरप्लस अकाउंट से निकाल रहे थे शुरुआत में, वही। अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि पहले वर्ष और कोई बात है नहीं। तो 2012 मार्च 31 बाई बैलेंस CD 49,453, ये वाला अकाउंट उसकी अपेक्षा, उसकी इसकी क्या, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि अब हमको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। ये देखो इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है, यही वाली इंटरेस्ट की वैल्यू मुझे बार बार आगे उठानी होगी। सेकेंड ईयर जब हम लोग आएंगे 2013 में अप्रैल 1 को, नहीं 2012 में ही अप्रैल 1, मार्च के बाद आएगा ना अप्रैल, 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना, 49,453 रुपए। फिर यहां लिखेंगे 2013 इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब देखो होगा क्या, आपके पास में एक वैल्यू है जो आप इन्वेस्ट करते हो कहीं पर, और ये इंटरेस्ट ऐसा है जो कंपाउंड है, मतलब इंटरेस्ट को भी मिलाकर के आप इन्वेस्ट करते हो। तो जब इन्वेस्ट करेंगे सेकंड टाइम, तो एक तो हमारे पास में ये वैल्यू होगी प्लस इसका इंटरेस्ट, दोनों चीजें हमारे पास में होंगी। तो यहां हम री इन्वेस्ट जब करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ करेंगे, एंट्री एक ही साथ हो जाएगी हमारी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सेकंड टाइम में हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है मेरा, इसमें हम लोग कितना ट्रांसफर कर रहे हैं मार्च 31 को ही, तो 49,453 रुपए तो वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट हमको मिल चुका है इस वैल्यू पर कितना, 1978 रुपए। तो 1978 रुपए उसमें ब्याज मिला करके फिर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं यहां पर इन्वेस्ट के तौर पर। तो जोड़ो कितना आएगा, 8 3 11, 7 5 12 1 13,
9 4 13 1 14, 9 1 10 1 11, 4 1 5, 51,431 रुपए इस बार हो जाएगा। अब इसका टोटल करो कितना आएगा, तो 3 1 4, 5 3 8, 4 4 8, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1,08,84 रुपये। यही आप यहां पर ले आओगे 2013 मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी, कितना, 1,08,84 रुपये। अकाउंट हमारा ये क्लोज हो गया 1,08,84 रुपये से। ओके, फिर यहां आ गए 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,08,84 रुपया, कितना, 1,08,84 रुपया। फिर इसमें क्या किया गया, ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे फिर से मिला करके। तो इन्वेस्ट कितना होगा, कब होगा, 2014 में होगा, मार्च 31 में होगा, टू बैंक अकाउंट। कितना वैल्यू ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, 49,453 रुपए तो आप इन्वेस्ट करोगे 49,453 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही रहे होगे। साथ ही साथ हम लोग 4,035 रुपए का इंटरेस्ट भी उसमें मिला करके उसको इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो 4,035 रुपए का इंटरेस्ट इसके साथ मिला लीजिए आप। इसका टोटल करिए कितना आएगा, 5 3 8, 5 3 8, 4 9 4 13 और 4 1 5, 53,488 रुपए इस बार हो जाएगा। अब इसका जब हम लोग टोटल कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 8 4 12, 8 8 16 1 17, 8 4 12 1 13, 3 1 4 5 और 1,54,372 रुपए। यहां पर हमारी यही वैल्यू आ जाएगी 1,54,372 रुपए। और यहां पर 2014 के मार्च 31 में मेरी वैल्यू होगी बाई बैलेंस सीडी 1,54,372 रुपए। ओके, 3 वर्ष का अकाउंट आपको समझ में आया। जब हम लोग बात डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट की कर रहे होते हैं तो लास्ट ईयर अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि विनियोगों को बेच दिया जाता है और वहां से जितना पैसा मिलता है उससे रिडेम्पशन करने की प्रोसेस शुरू करी जाती है। तो अब हम लोग आएंगे यहां पर 2014 अप्रैल 1 को टू बैलेंस सीडी 1,54,372 रुपए, 1,54,372 रुपए। अब अगर हम लोग यहां पर आकर के देखें, बात करेंगे 2015 मार्च 31 की। इस वर्ष में क्या किया गया है, डिबेंचर्स, ये जो इन्वेस्टमेंट था उसको बेच दिया गया। कितने में बेचा गया, तो बाई बैंक अकाउंट। देखो, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो एंट्री हो रही थी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए बैंक हमारा डेबिट पोस्ट हो रहा था। जब हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो बैंक आएगा, पैसा मेरे पास आएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बैंक क्रेडिट होगा। कितने में ये बेच दिया, तो 1,56,500 रुपए में इसको हमने बेच दिया। कितने में, 1,56,500 रुपए में इसको बेचा गया। यहां का टोटल आपको कितना देख रहा है, 1,54,372 रुपए। तो आपको लगता नहीं है कि वैल्यू मेरे डिबेंचर, मेरे इन्वेस्टमेंट की कम थी, उसको बेच ज्यादा पर दिया गया, लगता नहीं लगता है, हाँ जी सर लगता है ना। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहां का टोटल करेंगे 1,56,500 रुपए, यही इधर लेकर आएंगे 1,56,500 रुपए, बैलेंस निकालेंगे कितना आएगा, तो ये 8 आ जाएगा, 7 और 1 8, 2 10 हो जाएगा, यहां पर 3 और 1 4, तो मतलब ये 1 हो जाएगा, 4 में हम लोग जोड़ दें 2 तो 6 हो जाएगा। देखो टोटल कितना आ गया, 2,128 रुपए का बैलेंस मेरे पास आ रहा है। देखो 8 2 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, 4 2 6, 2,128 रुपए। ये क्या हो गया है, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड हो गया है।
क्या हो गया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इस पर प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम लोग कहां पोस्ट करेंगे, 2015 के मार्च 31 में पोस्ट करेंगे, टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। अब ये मुझे प्रॉफिट हुआ 2128 रुपए का। अब जरा वो वाला अकाउंट पहले वाला देखिए जो मैं आपको उधर बता रहा था, जब मैंने कहा था कि ये वाला अकाउंट अगला वाला अकाउंट बनाऊंगा, वहां से कुछ वैल्यू आएगी, उसको यहां पर जब रखेंगे तब हमारा अकाउंट फिट हो पाएगा। तो देखिए उसके डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस बिना टोटल किए मैंने छोड़ दिया था। तो जब यहां पर मैंने पोस्टिंग करी है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट लिख करके, तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी, इसकी एंट्री हुई डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। क्या हुई, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। और वो मेरा अकाउंट क्या था, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। तो जब मैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में जाऊंगा तो कहां पोस्टिंग करूंगा, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करूंगा। क्यों, क्योंकि एंट्री में ये नाम क्रेडिट हुआ है। ओके, तो वहां के क्रेडिट साइड में जो बिना लिखे मैंने छोड़ दिया था, उसके क्रेडिट में आप लिखो बाई डिबेंचर, उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप बाई डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना, 2128 रुपए का। क्या लिखेंगे, 2128 रुपए का फंड। अब जब ये प्रॉफिट हुआ है, किस पर प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपका जो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट था उसके बेचने पर प्रॉफिट हुआ, तो ये कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। जब कैपिटल प्रॉफिट होगा तो आप इसको डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट के डेबिट साइड में भी पोस्ट करोगे, क्या लिखते हुए, कैपिटल रिजर्व लिखते हुए। कितना, सेम वैल्यू इतनी ही लिखते हुए आप इसको ट्रांसफर करोगे, कहां पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। वहां की वैल्यूज मैं आपको दिखाता हूं और उसके आधार पर बताता हूं कि कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा। वहां की वैल्यूज देखो पहले कितनी थी, तो जो पहले हमने अकाउंट बनाया था डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में देखो तीन वैल्यूज आपको लिखी हुई है। बाई बैलेंस सीडी 1,54,372 रुपए, बाई बैंक अकाउंट 6,175 रुपए, बाई सरप्लस अकाउंट 49,453 रुपए। और डेबिट साइड में दो वैल्यूज लिखी हैं, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10,000 और टू जनरल रिजर्व अकाउंट 2 लाख। अब देखते हैं उसमें कैसे एडजस्ट किया जाएगा इस 2128 रुपए को। तो चूंकि यहां पर मैंने क्या लिखा, टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, इसलिए क्रेडिट साइड में उसके लिखेंगे बाय डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए वहां की तीन वैल्यूज पहले थी, 1,54,372, 1,54,372। दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 6,175, 6,175। तीसरी वैल्यू थी 49,453, 49,453। और फिर मेरे पास आया है 2,128 रुपए। कितना, 2,128 रुपए। अब इसका टोटल करिए आप, कितना आएगा, तो 5 2 7 3 10 8 18, हासिल आ गया है 1, 7 7 14, 14 5 19, 2 21, हासिल आ गया है 2, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 और 1 11। इसका टोटल कितना आएगा, देखो 5 2 7 3 10 8 18, हासिल आ गया 1, 5 2 7 1 8, 8 7 15, 15 और 7 22, हासिल आ गया 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 और 1 11, हासिल आ गया 1, 6 4 10 1 11 9 20 2 22, 5 4 9 और 2 11 और 1 और 1 2, 2,12,128। कितना आया, 2,12,128 रुपए आ गया। जब हमने ये 2,128 रुपए का बैलेंस इधर क्रेडिट साइड में उसके डाल दिया अकाउंट में, तब कितना आया टोटल मेरा, 2,12,128। अब जरा डेबिट साइड वाला टोटल देखो आप, डेबिट साइड में लिखा हुआ है 10,000 रुपए का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और 2 लाख रुपए का जर्नल रिजर्व अकाउंट। इसका अगर मैं टोटल करता हूं तो ये आ रहा है 2,10,000, जबकि अकाउंट का रूल है कि वो बराबर ही बंद होगा। तो बराबर भला आएगा कैसे, जब हमारा 2,128 रुपए भी इधर लिखा ही नहीं हुआ है। 2,128 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है और ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, सो इसको ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, 2,128 रुपए। कितना, 2,128 रुपए। और जैसे ही 2,128 रुपए आप लिखेंगे, आपका दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा 2,12,128 रुपए। और इस तरीके से आपके ये दोनों ही अकाउंट बन करके तैयार हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जब कभी बहुत स्टैंडर्ड पेपर बनता है तब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें लास्ट एक और अकाउंट बनता है जो 10% डिबेंचर्स अकाउंट, चूंकि ये 10% वाले डिबेंचर्स थे तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा वो अकाउंट। तो बात करते हैं कैसे बनाया जाएगा 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और ये लास्ट पॉइंट है हमारे इस क्वेश्चन का। तो देखिए जब डिबेंचर्स इशू किए गए तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट।
हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो इसका मतलब है 2011 अप्रैल 1 को जब डिबेंचर इशू किए गए तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे बाई बैंक अकाउंट। और अभी तक आपको मजा आया हो या फिर ना आया हो, अब आपको बहुत मजा आने वाला है। यहां पर कितना? 2 लाख रुपए। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है हमको, 2011 में इधर आना है, मार्च 2012 में मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 2 लाख रुपए, अकाउंट बंद। 2012 में यहां आए अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी कितना? 2 लाख रुपए। फिर यहां पर 2013 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 2 लाख रुपए। क्योंकि अभी आप रिडेम्पशन नहीं कर रहे हो तो ये आपके पास एज ए लायबिलिटी प्रत्येक वर्ष कैरी कर रहे हो आप। 2013 अप्रैल 1 बाई बैलेंस सीडी नहीं, बीडी हो गए, ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। 2014 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 2 लाख रुपए। और 2014 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। इस बार जब 2015 मार्च 31 में आएंगे तब इनका करना है रिडेम्पशन। क्या करना है? रिडेम्पशन करना है। जब रिडेम्पशन करेंगे तो एंट्री होगी 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10% डिबेंचर्स क्या होंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो पोस्टिंग किधर करेंगे? डेबिट साइड में करेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना? 2 लाख रुपए। और ये मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। इस तरीके से बनाएंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अगर आप बनाना चाहें तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बना सकते हैं। चूंकि जब हमने इशू किया था डिबेंचर्स को तो उनका रिडेम्पशन जब किया है तो 5% प्रीमियम पर किया है, अदरवाइज उसकी आवश्यकता नहीं है। जब आपसे नेसेसरी अकाउंट कहेगा तो आप 3 अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे आप डिबेंचर्स अकाउंट, जो मैंने ये बनाया हुआ है। फिर आपको बनाना होता है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, फिर बनाना होता है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, जब कभी बहुत स्टैंडर्ड पेपर आएगा, बहुत याद रखिएगा मेरी बात को, जब कभी पेपर आएगा तब आपको याद आएगी मेरी बात। अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो, देखा ही नहीं होगा तो कहां से याद आएगी? देखा होगा तो आपको याद जरूर आएगी कि सर ने कहा था कि जब कभी बहुत स्टैंडर्ड पेपर आता है तब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आप देख रहे होंगे 40+ मिनट में ये वीडियो मेरा पहुंचेगा जाकर, जहां पर ये तीनों अकाउंट आपको बता पाऊंगा। और उम्मीद है ये मेहनत साकार होगी और आप वीडियो को पूरा देखेंगे, बड़ी लगन के साथ देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी फटाफट मिल सके। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करना जो इस समय बीकॉम 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बीकॉम 2nd सेमेस्टर में आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।